ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चरर, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th आरबीएसई हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए टॉपिक, राइट बेटा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और सेकंड चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे दूरियों का मापन। और दूरियों के मापन में जो बहुत ज्यादा दूरी होती है तो उसे सामान्य पैमाने पर नहीं मापा जा सकता, या बहुत कम दूरी होती है तो उसे सामान्य पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला है बृहद दूरियों का मापन। बृहद दूरियों का मापन, जैसे बेटा हम पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को मापना चाहें, या हम पृथ्वी से तारों की दूरी मापना चाहें, या हम पृथ्वी से किसी आकाशीय पिंड की दूरी मापना चाहें, तो इसे साधारण पैमाने पर नहीं माप सकते हैं। ऐसी दूरियों को मापने के लिए हमारे पास एक विधि है जिसका नाम है लंबन विधि। क्या है बेटा? लंबन विधि। तो बेटा, लंबन विधि को समझने से पहले आपको समझना होगा कि लंबन का अर्थ क्या है। तो लंबन का अर्थ समझिए बेटा। तो लंबन का अर्थ समझे बेटा, जब कोई वस्तु हमारे सामने स्थित होती है तो हम उसे एक बार अपनी बाईं आंख बंद करके देखें और एक बार अपनी दाईं आंख बंद करके देखें तो हमें वस्तु में विस्थापन प्रतीत होता है, यानी हमें वस्तु उस स्थान से दूसरे स्थान पर दिखाई देती है, यानी वस्तु में विचलन हो जाता है, राइट बेटा। यानी एक बार बाईं आंख से देखो और एक बार दाईं आंख से देखो तो ऐसा देखने पर वस्तु में विचलन जो दिखाई देता है, इसी को लंबन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लंबन कहते हैं, राइट बेटा। अब बात आती है कि जो आपने एक स्थान से या किसी एक आंख से जब वस्तु को देखा और दूसरी आंख से वस्तु को देखा, तो इन दोनों आंखों के बीच की दूरी को बोलते हैं आधारक। क्या बोलते हैं बेटा? आधारक। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी आधारक कहलाती है। जो मैंने उदाहरण दिया उसमें दोनों आंखों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? आधारक कहलाएगी, राइट बेटा। अब हम बात कर लेते हैं लंबन विधि की। लंबन विधि से कैसे अपन दूरी को ज्ञात करें। ओके बेटा, तो देखिएगा, अगर हमारे पास ये पृथ्वी है, क्या है बेटा? ये पृथ्वी है और यहां पर ये कोई आकाशीय पिंड है। ये क्या है बेटा? मैं ऐसे कह सकता हूं, यहां ये कोई क्या है? आकाशीय पिंड। ये कोई आकाशीय पिंड है जिसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, दो व्यक्ति, एक यहां खड़ा है और एक व्यक्ति यहां खड़ा है। एक ही समय पर दो व्यक्ति एक ही समय पर इसको देखते हैं, आकाशीय पिंड को। यानी एक व्यक्ति जब इसको देखता है तो उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति ये होगी। और जब दूसरा व्यक्ति इसको देखता है इसी वस्तु को, तो उसकी स्थिति क्या होगी? ये होगी। तो यहां से देखिए आप बेटा, इन दोनों व्यक्ति, यानी ये दोनों व्यक्ति ही तो इसका प्रेक्षण कर रहे थे। तो इन प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आधारक दूरी। और इसे मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। इसे मैं दे देता हूं ए पॉइंट, इसको दे देता हूं बी पॉइंट, और ये पॉइंट हो जाता है ओ, राइट बेटा। तो अब यहां से यहां तक की दूरी का मापन करना, इस दूरी को हम मान लेते हैं कैपिटल डी। क्या मान लेते हैं बेटा? कैपिटल डी। और ये कोण क्या हो जाएगा बेटा? इसको समझिए आप। जब तक आप इस कोण का मापन नहीं कर पाओगे तब तक आप इस बी की वैल्यू को ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब बेटा इस कोण का कैसे मापन करें? अब ये तो है नहीं है कि ये पिंड हमारे बहुत नजदीक हो जिससे हम इस कोण का मापन कर सकें। तो
तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बेटा, यहां पर एक लंब डालते हैं ऐसे, इस प्रेक्षण बिंदु से एक लंब डालते हैं और यहां आप देखिए अगर ये लंब है इसके लिए और इस बिंदु पर भी एक लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। तो देखिए बेटा अगर ये कोण आपने मान लिया तो ये क्या होगा बेटा, इसको मैंने मान लिया θ1, क्या मान लिया θ1। तो देखो बेटा ये क्या बन गई है z, यानी ये एकांतर कोण क्या कहलाएगा θ1, राइट। ऐसे ही अगर इसको कोण को मैं क्या मान लूं θ2, तो यहां ये z बन रहा है, देखो ये वाला z बन रहा है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा θ2, तो ये टोटल कोण इसके लिए क्या हो जाएगा θ बराबर θ1 प्लस θ2। यानी आप θ1 की वैल्यू यहां से ज्ञात करेंगे, θ2 की वैल्यू यहां से ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये कोण मिल जाएगा θ इक्वल टू θ1 प्लस θ2, राइट बेटा। अब आप देखिए ये b का मान जो है, राइट बेटा, ये जो b आपको दिख रहा है ये इस d की तुलना में बहुत कम है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में दूरी उस व्यक्ति से आकाशीय पिंड की दूरी बहुत ज्यादा होगी, यानी कैपिटल D मच ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल b, यानी यह दूरी बहुत बहुत बड़ी होगी किससे, स्मॉल b से। अगर यह दूरी बहुत बड़ी है तो आप ये देखिए कि अगर यहां इसको केंद्र मान करके और इतनी बड़ी त्रिज्या का एक क्या खींचा जाए, वृत्त खींचा जाए, इसे केंद्र मान करके यदि ए बिंदु पर रख के वृत्त खींचा जाए तो ये छोटी सी दूरी आपको दिखने में कैसी दिख रही है, सीधी। कैसी दिख रही है बेटा, सीधी, लेकिन वास्तव में ये क्या है, उस वृत्त का चाप है। क्या है, चाप। देखिए अगर बहुत बड़ा गोला, ये भी बहुत छोटा है दूरी के हिसाब से, और अगर इस गोले का एक छोटा सा भाग ले लें तो ये क्या कहलाएगा, इसका चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, चाप। और दिखने में कैसा लग रहा है, सीधा, तो बेटा ये इसका क्या है, चाप है। क्या है, चाप। और हम जानते हैं बेटा कि कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अगर ये केंद्र है और ये इसका चाप है, ये वाला इसका चाप है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो कोण कितना है बेटा, थीटा। थीटा बराबर चाप कितना आ जाएगा, चाप क्या आ जाएगा, स्मॉल b, और त्रिज्या क्या आ जाएगी बेटा, कैपिटल D आ जाएगी। तो D का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा b। इस प्रकार बहुत बड़ी दूरी का मापन कर लिया जाता है और यही कहलाती है लंबन विधि। क्या कहलाती है, लंबन विधि। अब हम व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी आकाशीय पिंड का व्यास ज्ञात करना। देखिए आकाशीय पिंड का व्यास ज्ञात करना। किसी आकाशीय पिंड का आप व्यास कैसे ज्ञात कर सकते हैं। व्यास क्या होता है बेटा, देखो इधर, अगर मान लो ये कोई आकाशीय पिंड है, जैसे मैंने मान लिया कि चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा है, इसका व्यास क्या होगा बेटा, ये इसका व्यास कहलाएगा। किसी आकाशीय पिंड का ये व्यास कहलाएगा। अगर एक ही व्यक्ति है जो इस आकाशीय पिंड को देख रहा है, यानी ये प्रेक्षण बिंदु है, राइट बेटा, तो एक बार ये व्यक्ति इस वाले पिंड का ये कॉर्नर यानी इस बिंदु को या इस जगह पर देखता है, यानी इसको मान लो A और इसको क्या मान लें B, इसको देखता है तो इसके साथ इसका बनाया गया कोण क्या होगा, और इसके साथ, इन दोनों के साथ इसका बनाया गया कोण। अगर इस कोण को मैंने क्या मान लिया, अल्फा। क्या माना बेटा, अल्फा। देखो इधर ध्यान से देखना बेटा, अगर ये इस आकाशीय पिंड का क्या है, व्यास है, और ये कोई प्रेक्षण बिंदु है, इस प्रेक्षण बिंदु द्वारा इस आकाशीय पिंड के दोनों सिरों को बारी बारी से देखा गया और दोनों के मध्य बनने वाला कोण क्या है, अल्फा। ये कोण अल्फा है और ये क्या है, इसका व्यास है स्मॉल d, और यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया बेटा, कैपिटल D मान लिया। तो जैसा कि हम जानते हैं और अभी हमने सीखा कि कोण बराबर क्या होता है बेटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा,
कोण यहाँ पर क्या है एल्फा, इसके लिए चाप कोण होगा बेटा डी होगा और इसकी त्रिज्या क्या होगी कैपिटल डी होगी, तो स्मॉल डी बराबर एल्फा इंटू डी आ जाएगा, एल्फा इंटू डी आ जाएगा। एल्फा का मापन यहां से कर लेंगे और डी का मापन इस विधि से कर लेंगे और ऐसा करने पर आप किसी भी आकाशीय पिंड का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा ये तो बात थी किसकी, ये बात थी कि अपन बहुत बड़ी दूरियों का मापन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए विधि थी लंबन विधि। लेकिन अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और वो है सूक्ष्म दूरियों का मापन, और ये बेटा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस थोड़ा टिपिकल है, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए इसको पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2, सूक्ष्म दूरियों का मापन। सूक्ष्म दूरियों का मापन, तो सुनिए आप, देखिए बेटा 1 मिलीमीटर यानी इसको कहते हैं 10⁻³ मीटर, ठीक है बेटा। 1 मिलीमीटर या 10⁻³ मीटर की दूरियों का मापन साधारण स्केल से किया जा सकता है। साधारण स्केल का मतलब है जो आप स्केल कोई उपयोग में लेते हैं उससे किया जा सकता है। ऐसे स्केल भी आते हैं जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है वो सेंटीमीटर का होता है, ऐसे एक स्केल मिलीमीटर का भी आता है, उससे आप मापन कर सकते हैं। इसके बाद 10⁻⁴ मीटर तक का मापन आप कर सकते हैं स्क्रू गेज से। ये बेटा ये आपकी लैब में है, समय आने पर आपको बताया जाएगा। स्क्रू गेज को कहते हैं पेच मापी, पेच मापी से भी किया जा सकता है। और 10⁻⁵ मीटर तक का मापन अपन कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? गोलाई मापी से, स्फेरोमीटर। गोलाई मापी यानी स्फेरोमीटर से कर सकते हैं। 10⁻⁷ मीटर तक का मापन आप प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से कर सकते हैं, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से भी कर सकते हैं। और 10⁻⁻10 मीटर तक का मापन आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कर सकते हैं। यानी ये बेटा कुछ उपकरण हैं जिनकी सहायता से आप इतनी छोटी दूरियों का मापन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन उपकरणों का उपयोग न करें और बहुत सूक्ष्म दूरी का मापन करें, जैसे किसी अणु का व्यास, किसी अणु के व्यास का यदि मापन करें, मान लो सपोज ये अणु है, अणु बहुत छोटे होते हैं और इस अणु का व्यास यदि आपको मापना है तो अणु के व्यास को मापने की एक कैसी विधि है जिसको हम कह सकते हैं, ये कैसी विधि थी? प्रत्यक्ष विधि। एक होती है अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधि, क्या कहते हैं? परोक्ष विधि। तो आइए बेटा सूक्ष्म दूरियों को मापने की परोक्ष विधियां अपने पास 2 हैं, लेकिन इस बार जो एनसीईआरटी का सिलेबस आया है उसमें केवल एक विधि है। तो अभी हम फिलहाल एक ही विधि का वर्णन करेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं उस विधि को। अब आ जाइए आप मेरे साथ बेटा, अच्छे से जुड़ जाना। और ये विधि है ओलिक अम्ल के द्वारा या ओलिक अम्ल विधि द्वारा अणु का व्यास ज्ञात करना, अणु का व्यास ज्ञात करना। किसकी सहायता से बेटा? ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल क्यों लिया है बेटा? क्योंकि ओलिक अम्ल के अणु अन्य अणुओं की तुलना में इनका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। ओलिक अम्ल के अणुओं का आकार अन्य अणुओं की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इस प्रयोग को करने में आसानी होती है। ओलिक अम्ल को लिखते हैं अपन C18H34O2। ये ओलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, हमें इससे कोई खास लेना देना नहीं।
ये क्या विधि होती है, आइए मेरे साथ आप जुड़िए। क्या होता है बेटा, जरा देखिए, आप जानते हैं हम यहां से ये एक परख नली है, ठीक है बेटा। इस परख नली में अपन 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला ओलिक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं? ओलिक अम्ल। स्टेप बाय स्टेप समझना। और एक दूसरी परख नली में अपन 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एल्कोहल। देखिए, एक परख नली में 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या लिया? ओलिक अम्ल। और 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या लिया? दूसरी परख नली में एल्कोहल। अब क्या करेंगे? इस 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल को इसमें डाल देंगे, राइट बेटा। यानी इसमें ओलिक अम्ल को डाल के इसको अच्छे से क्या कर लेंगे? हिला लेंगे, राइट बेटा। अगर इसमें पूरा ओलिक अम्ल आ गया, यानी अगली जो पात्र में यहां पर इसमें कौन है बेटा? एल्कोहल भी है और प्लस इसमें क्या है? ओलिक अम्ल भी है, ओलिक अम्ल भी है। यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब कौन है? ओलिक अम्ल है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ओलिक अम्ल की सांद्रता इसमें कितनी है बेटा? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो, आप खुद सोचो कि अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या मिला गया है? ओलिक अम्ल। तो बताइए, इस पात्र में भरे हुए दोनों अम्ल के विलयन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक अम्ल की मात्रा कितनी होगी? 1/20 होगी। यानी एक हिस्सा यदि, यानी आप ऐसे कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब यदि क्या है? एल्कोहल है, तो 1/20 क्या होगा? ओलिक अम्ल होगा। जैसे इसके कितने हिस्से किए गए? 20। अगर इसको 20 का गुणा कर देंगे तो बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा? ओलिक अम्ल आ जाएगा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में ओलिक अम्ल की मात्रा कितनी है? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी देखिए आप, अगर मान लो एक परिवार में 20 व्यक्ति हैं, एक परिवार में कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति हैं, और एक गाय खरीद करके लाते हैं जो 1 लीटर दूध देती है। कितना देती है? 1 लीटर। यानी ये 20 व्यक्ति किसको बता रहे हैं बेटा? ये बता रहे हैं एल्कोहल की मात्रा को। 1 लीटर दूध किसको बता रहा है बेटा? ये बता रहा है ओलिक अम्ल की मात्रा। अब बताइए, 1 लीटर व्यक्ति को इन 1 लीटर दूध को इन 20 व्यक्तियों में बांटना है, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा? 1/20 लीटर आएगा। क्या बोलो? एक व्यक्ति के पास कितने लीटर दूध आएगा? 1/20। इसका मतलब 1 लीटर के कितने हिस्से किए जाए? 20 हिस्से। तो 1/20वां हिस्सा किसके व्यक्ति के पास आएगा? एक व्यक्ति के पास आएगा, राइट। अब खुद सुनिए आप क्या हो। अब इस वाले विलयन में से एक परख नली लो और इसमें से कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन ले लीजिए। देखिए, स्टेप बाय स्टेप, पहले इसको इसमें मिलाया गया, अच्छे से मिला के विलयन तैयार कर लिया, और इस विलयन में से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने क्या लिया? द्रव लिया, राइट बेटा। और इसमें ओलिक अम्ल की सांद्रता इसमें कितनी है बेटा? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब इसे वापस 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल, राइट बेटा। फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लिया और फिर इसको इसमें उड़ेल लिया और अच्छे से इसको हिला लिया। तो अब बेटा इसमें
ओलिक अम्ल की सांद्रता कितनी हो जाएगी? अब देखो, इसमें पहले से कितनी थी? 1/20, फिर इसे 20 सेंटीमीटर क्यूब में मिला दिया, तो इसके बाद इसके फिर 20 इससे हो जाएंगे, तो जो हो जाएगा बेटा 1/20 इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हो गई 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के अंदर ओलिक एसिड की मात्रा कितनी है? 1/400। ऐसे समझ लो, अगर 400 बूंदें ओलिक एसिड और एल्कोहल दोनों की मिश्रित हैं, तो 399 बूंदें उसमें किसकी होंगी? एल्कोहल की होंगी, और 1 बूंद किसकी होगी? ओलिक एसिड की होगी। आइए इधर इस एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। अगर एक गाय 1 लीटर दूध 20 व्यक्तियों में बांटा गया, तो एक व्यक्ति के पास कितना आया? 1/20 लीटर। ये इस दूध को लेकर के घर चला गया, राइट बेटा, इसको लेके चला। अब क्या हुआ कि 1/20 लीटर दूध इसके पास था। अब इसको क्या करना है कि 20 व्यक्तियों में फिर मिलाना है, यानी इसके पास 20 मेहमान आ गए। अगर 20 मेहमान आ गए और 20 मेहमान को इसे दूध पिलाना है, तो अब बताइए इसके पास कितना था? 1/20 लीटर, और 20 मेहमान इसके घर आ गए, तो एक मेहमान के पास कितनी दूध की मात्रा जाएगी? यदि बराबर बांटना है तो 1/20, और फिर इसका भी 20वां हिस्सा, यानी इंटू 20। इसका मतलब ये हो गया 1/400 लीटर। इसका मतलब हुआ अब एक व्यक्ति जो मेहमान आए थे, इस मेहमानों में से एक व्यक्ति के पास 1 लीटर दूध का 400वां हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 400वां हिस्सा है। यानी अगर आप इसमें 20 का गुणा करोगे 20 व्यक्तियों के लिए, तो टोटल 20 व्यक्तियों पर कितना आ जाएगा? 1/20, और वापस इन 20 व्यक्तियों का गुणा करेंगे तो टोटल दूध हो जाएगा कितना? 1 लीटर। कितना हो गया बेटा? 1 लीटर। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया। तो इस समय ओलिक अम्ल की सांद्रता कितनी है बेटा? 1/400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल की सांद्रता है, राइट बेटा। यानी ओलिक अम्ल की सांद्रता कितनी है? 1/400। ये हुआ पहला स्टेप। पहला स्टेप यदि आपकी समझ में आ गया, तो अपन दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा, यानी ओलिक अम्ल की सांद्रता बराबर 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है बेटा? अब एक बीकर लेना है, राइट बेटा। और इस बीकर में क्या भर दिया आपने? पानी। इस बीकर में हमने पानी भर दिया, और इसके बाद हमने क्या किया? यहां से एक परख नली की सहायता से, किसकी सहायता से? एक परख नली की सहायता से, इस ओलिक अम्ल की ड्रॉप यानी बूंद धीरे धीरे किसमें गिराएं? कौन है? बूंद। धीरे धीरे, यानी इसको ड्रॉप कहते हैं। कहां पर गिराएं? पानी पर। जैसे ये पानी पर गिरेंगी तो ये पानी पर एक परत बना लेंगी, ऐसे बेटा। मैं यहां पर बता देता हूं, ये इस प्रकार परत बना लेंगे। क्या बनाएंगे? परत। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूं, ये इस प्रकार की परत बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ओलिक अम्ल की सांद्रता बहुत कम है, इसलिए ये पतली सी लेयर के रूप में आ जाएंगे। इसीलिए इसकी सांद्रता को बहुत कम किया गया, ताकि ये पतली सी परत बना सके। यदि ये पतली सी परत बना लेती है, तो ऐसी स्थिति में देखिए कैसे बनाती है, मैं बता देता हूं। अगर मान लो, अगर आप हमारे पास, मैं थोड़ा इसको हटा लेता हूं, बूंदे गिराने पर मान लो सपोज एक ऐसी लेयर बन जाती है,
जैसे पानी पर तेल की बूंद डालते हैं तो उस पर एक परत बन जाती है, ऐसे ये किसकी है, ओलिक अम्ल की एक परत है। और बेटा अगर ये ओलिक अम्ल की परत है तो इसकी कुछ मोटाई भी होगी जिसमें अणु व्यवस्थित होंगे। मान लो इसका 3D डायग्राम बनाए तो अपन कुछ ऐसे बता सकते हैं। देखिए ये इसकी क्या होगी, मोटाई होगी, और इस मोटाई में अणु क्या होंगे, ओलिक अम्ल के अणु इस प्रकार व्यवस्थित होंगे। वो तो होंगे कि नहीं, इस प्रकार व्यवस्थित होंगे। यदि हम इस ओलिक अम्ल की परत जो है इसकी मोटाई का मापन कर लें, इस ओलिक अम्ल की मोटाई का मापन कर लें, जैसे मान लो तो ये मोटाई इसका क्या बताएगी, अणुओं का व्यास। इस ओलिक अम्ल की परत की मोटाई, जैसे ये मान लो क्या है, ओलिक अम्ल के अणु हैं, और अगर हम यहां से यहां तक इसकी मोटाई पता कर लें तो ये क्या बताएगी, इसका व्यास। यानी इसकी मोटाई को यदि T मान लें तो यही ओलिक अम्ल का क्या, ओलिक अम्ल के अणुओं का क्या होगा, व्यास होगा। और हम क्या चाहते हैं, अणु का व्यास क्या करना। तो यहां से हम किसका मापन करेंगे, T का मापन करेंगे। तो T कैसे ज्ञात करेंगे, आइए मेरे साथ जुड़िए। आप मुझे बताइए कि सबसे पहले मैं निकालता हूं कि जो आपने ओलिक अम्ल की बूंदें गिराई उनका आयतन क्या होगा। आयतन क्या होगा तो सुनिए आप, यदि एक बूंद का आयतन कितना है, V है। एक बूंद का आयतन कितना है बेटा, V है। और यदि n बूंदें गिराई जाती हैं, कितनी, n बूंदें गिराई जाती हैं, तो n बूंदों का आयतन बेटा कितना हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा n × V। यानी एक बूंद का आयतन कितना है, V है। और यदि n बूंदें गिराई जाती हैं तो n बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा, n × V, राइट। तो इस समय ओलिक अम्ल का आयतन कितना हो जाएगा बेटा, बराबर कि इसकी सांद्रता कितनी है, 1/400। तो ये हो जाएगी 1/400 × n × V सेंटीमीटर क्यूब, राइट बेटा। अरे सीधी सी बात है, आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए यहां से एक बूंद का आयतन कितना है, V, और n बूंदों का आयतन कितना है, Nv। या ऐसे कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बूंदों का आयतन कितना है बेटा, Nv, कितना है, Nv। तो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1/400 × Nv सेंटीमीटर क्यूब। यानी ओलिक अम्ल का आयतन आ चुका है 1/400 × Nv सेंटीमीटर क्यूब। फिर सुन लें, एक बूंद का आयतन V है। यदि यहां से कितनी बूंदें गिराई जाती हैं, n बूंदें गिराई जाती हैं, तो आयतन कितना बनता है, Nv। यहां जो बूंदें गिरा रहे हैं आप, गिरा रहे हैं बेटा, इस स्थिति में आप ध्यान से समझें, इधर देखो, अगर आप n बूंदें यहां से गिरा रहे हो तो इस वाली ड्यूरेट में जितनी बूंदें हैं उसमें कौन कौन है बेटा, उसके अंदर एल्कोहल और ओलिक अम्ल दोनों की मात्रा है। क्योंकि आपने ये जो लिया है विलयन, इसके अंदर को कहां से लिया है, जहां पर हमने दोनों को मिक्स किया था। तो यहां पर एक बूंद का आयतन यानी जो मिक्सर का आयतन है, यानी ओलिक अम्ल प्लस एल्कोहल का, वो V है। n बूंदों का आयतन Nv है। तो इस आयतन में ओलिक अम्ल का आयतन कितना है, तो हम जानते हैं कि ओलिक अम्ल की सांद्रता 1/400 का गुणा कर देंगे तो ये ओलिक अम्ल का आयतन आ जाएगा। तो ये है ओलिक अम्ल का आयतन, राइट बेटा। अब सुनिए, अगर ओलिक अम्ल का यहां आयतन आ गया और अगर इस फिल्म
बचेगी ये ओलिक अम्ल की। क्यों? क्योंकि जब आपने इसे पानी पर गिराया बेटा तो एल्कोहल समय के साथ वाष्पीकृत हो जाता है, यानी वो वाष्पन के रूप में खत्म हो जाएगा, यानी एल्कोहल धीरे 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 वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और ये परत सिर्फ किसकी रह जाएगी? सिर्फ रह जाएगी किसकी? ओलिक एसिड की। किसकी रह जाएगी बेटा? ओलिक एसिड की, राइट। और अगर ओलिक एसिड की परत रह जाएगी तो इसका क्षेत्रफल, यदि इसका एरिया यानी इसका क्षेत्रफल A है और इसकी मोटाई T है, तो इस परत का आयतन कितना हो जाएगा? A इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A इंटू टी हो जाएगा। तो अब बताइए ये परत किसकी है? ओलिक अम्ल की। तो ओलिक अम्ल का आयतन कितना है? 80 और ओलिक अम्ल का ये भी आयतन कितना है? इतना। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो बराबर होने पर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 80 बराबर NV बटे 400। तो यहां से T का मान कितना आ जाएगा बेटा? T का मान आ जाएगा NV अपॉन 400A। और इसका भाग क्या होगा? देखो इसका सेंटीमीटर क्यूब, A का भाग देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बचेगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार N का मतलब बूंदों की संख्या, V का मतलब एक बूंद का आयतन, A का मतलब इस फिल्म का क्षेत्रफल, तो आप इस फिल्म की मोटाई यानी इसका व्यास निकाल सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम बूंद का आयतन कैसे निकालेंगे और इस फिल्म का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आइए मैं आपको सिखा देता हूं, टेंशन नहीं लेगा जब तक मैं जिंदाबाद हूं। आइए इधर, अगर आपने एक पिपेट ली, अगर आपने एक ये पिपेट ली, समझना मेरे साथ, अगर आपने ये पिपेट ली और इसमें आपने भर लिया क्या? इसमें आपने भर लिया एल्कोहल प्लस ओलिक अम्ल का विलयन, जिसमें ओलिक अम्ल की सांद्रता 1/400 सेंटीमीटर क्यूब है। इसे किसी बीकर में आप गिरा रहे हो कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। तो अगर यहां पर समझना ध्यान से कि पैमाना कैसे भी हो सकता है। अगर 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, तो कैसे करेंगे बेटा? 1 मीटर बराबर कितना होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? यहां से 100 गुणा 100 गुणा 100 और यहां आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसको यहां रख दें तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1000 लीटर। समझते चलना। अब अगर यहाँ 10 की घात 6 को इधर ले लें तो ये 10 की घात कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कितना बचा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, कितना बचेगा? 10 की घात कितना बचेगा? यहाँ पर 3। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10 की घात -3। और -3 को बोलते बेटा मिली। ये बता देंगे आपको कि 10 की घात -1 होता है डेसी, 10 की घात -2 होता है सेंटी, 10 की घात -3 होता है मिली। ये सब बातें आपको बता देंगे फ्यूचर में। तो 10 की घात -3, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1, इसको कहते हैं मिली लीटर, यानी इसको कहते हैं 1 ml। तो 1 ml का आयतन कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर ml में भी दे सकता है, कैसे? यहां लिखेगा 1 ml, यहां लिखेगा 2 ml, यहां लिखेगा 3 ml। अगर 3 ml से 2 ml तक आपने इस पिपेट को खाली
खाली कर दिया तो आपने 2 ml 3 ml से 2 ml तो यहाँ टोटल द्रव नीचे कितना गया 1 ml। तो 1 ml द्रव गया तो 1 ml का आयतन कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया बेटा ये आ गया आयतन। और उसमें से आपने बूंदे गिनी कितनी 50 का भाग ले देंगे तो बेटा इसका मान आ जाएगा जो भी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0.02। मुझे लगता है सही है ये आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर क्यूब राइट बेटा। तो इस प्रकार हम इसका क्या निकाल सकते हैं बेटा आयतन निकाल सकते हैं। सही है ना ये 50 गुना 0.02 5 गुनी 10 कितने छोड़ के कौन लगाया 2 तो ये आ गया 1 ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब आती है एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं तो बेटा एरिया निकालने का एक तरीका है सुनिए कि अगर आपके पास ये फिल्म बनी थी तो हम क्या करते हैं कि एक पेपर आता है जिसे ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। ये पारदर्शी होता है इसमें आर पार दिखाई देता है। तो उस ट्रेसिंग पेपर को इसके ऊपर लाएंगे जिसमें ये चमकती हुई फिल्म दिखाई देगी। पेंसिल से उस कागज पर एक फिल्म तैयार कर लेंगे। जैसे मान लो सपोज हमने ये कागज लिया और ये पारदर्शी है जिसमें ये फिल्म दिखाई दे रही है। तो इस फिल्म का हमने क्या कर लिया हमने कागज पर ले लिया और फिर क्या करेंगे इस कागज को ग्राफ पेपर पर रख देंगे और ग्राफ पेपर पर इसका चित्र बना लेंगे। ग्राफ पेपर ऐसा होता है तो ग्राफ पेपर फिल्म बन जाएगी। और हम जानते हैं ग्राफ पेपर में कि एक कॉलम का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार इन कॉलमों को गिन करके इसका क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल। और इस प्रकार मान रख के हम किसी अणु की मोटाई यानी उसका व्यास याद कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना मैं सॉल्व आउट कर दूंगा। ये आपकी समझ में आना ही चाहिए इतनी मेहनत करने के बाद। धन्यवाद।